स्वागत है आपका 13वीं कक्षा में। अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं उत्तर भारत का। आज हमें थोड़ा सा जानना है दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में मुख्यतः 3 राजवंश दिखाई देते हैं, चोल, चेर और पांड्य। हम अगर शक्ति के रूप में देखें तो चोल राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा, मगर साहित्य को देखें तो दक्षिण भारत के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। उसके लिए पांड्य राजाओं ने वहां के कवियों को प्रश्रय दिया। तो पांड्य राज्य और चोल राज्य दोनों में विशेषताएं अलग अलग है, और आज हम समझना है संगम साहित्य को और चोल साम्राज्य को। क्योंकि चोल साम्राज्य इसलिए भी जानना आवश्यक है क्योंकि चोल साम्राज्य की वजह से भारत में नौसेना का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ, और या कह सकते हैं कि नौसेना की जो स्थापना हुई भारत में वो चोल साम्राज्य से हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण भारत को समझने के लिए वहां के साहित्य को। तो वहां के साहित्य को समझने के लिए 3 संगम वहां हुए, प्रथम संगम, द्वितीय और तृतीय संगम। पहले और दूसरे संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं। आप समझिए बात को, अगस्त्य ऋषि जो हैं दक्षिण भारत में आर्यकरण करने का श्रेय अगस्त्य ऋषि को जाता है। भगवान राम भी जब दक्षिण में गए थे श्रीलंका विजय के करने के लिए, तो वहां आपको दिखाई देते अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत का आर्यकरण कर रहे हैं। अब समझिए बात को, प्रथम संगम मदुरै में हुआ जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं। द्वितीय संगम की जो हुआ उसकी अध्यक्षता भी अगस्त्य ऋषि कर रहे हैं, हुआ ये कपाटपुरम में। तृतीय संगम मदुरा में हुआ और इसकी अध्यक्षता नक्कीकर कर रहे हैं। समझिए एक बात, पहले और दूसरे संगम की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसकी जो संदिग्धता है, उसकी पुस्तकों पर संदिग्धता मिली नहीं है अभी तक, किंतु तृतीय संगम की पुस्तकें जीवंत हैं, मिलती हैं, और उससे हमें दक्षिण भारत का इतिहास जानने में सहायता होती है। ये तीनों ही, अगर हम परिषदों को देखें, तीनों ही संगमों को देखें, तो ये तीनों ही संगम पांड्य साम्राज्य में हो रहे हैं। अगर हम देखें तो कुछ पुस्तकें शिल्प पादिकारम, रत्न जड़ित वो पायल की कहानी, शिल्प पादिकारम किसने लिखी? इलंगो आदिगल। मणिमेखले, शीतले सतनाथ। तोलकाप्पियम किसने लिखे? तोलकाप्पियर ने। समझिए बात को, तोलकाप्पियम किसने लिखे? तोलकाप्पियर ने। दूसरी बात, यह तमिल व्याकरण है। क्या है? तमिल व्याकरण। और तमिल व्याकरण ऐसे ही क्या बोला जाता है? तमिल बाइबल कहा जाता है, बहुत बड़ी संज्ञा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोलकाप्पियर ने पुस्तक जो लिखी जैसे तमिल बाइबल कहा जाता है, उसका नाम क्या है? या उल्टा पूछ लेगा कि तोलकाप्पियम पुस्तक के रचयिता जैसे तमिल बाइबल कहा जाता है कि लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। याद रखना इस बात को। अगर हम देखें स्थापत्य की शैली, खासकर मंदिर शैली, तो हम देखें उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर शैली। एक और बात, भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वर्तमान में, वो नागर शैली के अनुसार ही बन रहा है। दूसरा, मध्य भारत की शैली, उसको बेसर शैली कहा जाता है, या मध्य भारत में देखती है। खजुराहो के मंदिर इस शैली में दिखाई देते हैं। दक्षिण भारत की शैली द्रविडियन शैली। कौन सी शैली? द्रविडियन शैली। इसमें आप देखेंगे कैलाशनाथ मंदिर है, कैलाश का तटीय मंदिर है, गर्देश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, उसे आगे देख रहे होंगे। तो दक्षिण भारत की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है, पूछा जाता रहा है। अब अगर देखें तो चोल साम्राज्य को देखें तो चोल साम्राज्य की स्थापना कर रहा है विजयालय। 850 से 871 के मध्य यह शासन करता है। यह पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत। और कहीं ना कहीं अभी यह पल्लवों के अधीन ही कार्य कर रहा है। संस्थापक है चोल साम्राज्य का। राजधानी, शुरुआती राजधानी चोल राज्य की तंजावुर थी। उसके बाद गद्दी पर बैठा, अगर हम देखें तो आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठता, लंबा शासन करता है, और यह पल्लवों से खुद स्वयं को मुक्त कर लेता है। यानी कि चोल साम्राज्य पल्लवों से मुक्त हो गया पूरी तरह। कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण कर रहा है। इस चीज से हमें यह ज्ञान होता है कि यह शैव शासक था, यानी कि शैव धर्म को मानने वाला शासक था। इसके बाद गद्दी पर बैठा परांतक प्रथम जो गद्दी पर बैठा, इसने पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को पराजित किया। क्या किसको पराजित किया? राज सिंह द्वितीय को। और दूसरी बात, यह उपाधि लेता है मधुरांतक की। इसी को पराजित करने के बाद उपाधि लेता है मधुरांतक। ठीक है। अगला, राजराज प्रथम को अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना के फादर यानी कि जनक के रूप में जाना जाता है। नौसेना का जो
जनक माना जाता है, वो राजराज प्रथम को माना जाता है। बेहद शक्तिशाली चोल शासक है। मूल नाम अरमोलीवर्मन प्रथम था इसका। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया और श्रीलंका पर पूरी विजय नहीं प्राप्त की, मगर विजय प्राप्त की इसने। और इसने राजराजेश्वर यानी कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में। कई बार पूछा गया है किसने निर्माण करवाया, कहां करवाया, तो ये वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है? राजराज प्रथम करवा रहा है। इसका बेटा, इसका पुत्र जो हुआ वो हुआ राजेंद्र प्रथम। समझिए बात को, राजराज फर्स्ट जितना साम्राज्यवादी शासक था, कहीं न कहीं उससे अधिक साम्राज्यवादी शासक आपको राजेंद्र प्रथम दिखाई देता है। बहुत बड़े क्षेत्र को विजय करता है और जो श्रीलंका की विजय इसके पिता ने की, जो थोड़ा बहुत क्षेत्र रह भी गया था, उसको पूर्ण विजय करने का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र प्रथम को। तो श्रीलंका पर पूर्ण विजय करता है, बंगाल के शासक को पराजित करता है। आप समझिए दक्षिण भारत की ओर तो यह प्रसरित ही और श्रीलंका में भी गए, किंतु आप समझ रहे इतने शक्तिशाली हो गए कि बंगाल के शासक है उत्तर भारत के एक शासक महिपाल को पराजित करते हैं और महिपाल को पराजित करके उससे कहते हैं कि आप हमें गंगा जल से भर के कलश भेजिए हमारी राजधानी में। और महिपाल कलश में जल भर के गंगा का वह भेजता है और फिर एक गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना करता है राजेंद्र प्रथम, यानी कि एक तालाब बनाता है, एक शर बनाता है जिसमें गंगा का पानी था और उसका नाम रखता है गंगईकोंड चोलपुरम। और इसी उपलक्ष्य में वो उपाधि धारण कर रहा है गंगईकोंड की। तो गंगईकोंड की उपाधि धारण करता है राजेंद्र प्रथम। इसी के समय नटराज की मूर्ति मिली है, कांस्य मूर्ति। आप समझे, कांस्य की, ब्रॉन्ज की जो मूर्ति मिली है नटराज की, वो डांस फॉर्म में, तो वो यहीं से मिली है। एक बात और, हम अगर देखें तो दक्षिण भारत में बहुत सारे डांस फॉर्म मिलते हैं, भरतनाट्यम है, कथकली, केरला है ना, बहुत सारे। तो ये कहाँ से मिल रहे हैं? तो एक पुस्तक आपको याद रखनी है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र यह पुस्तक लिखी है भरत मुनि ने और यहीं से हमें कई सारे डांस फॉर्म का ज्ञान होता है। नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी है भरत मुनि ने, कई बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखिए भरतनाट्यम जो शब्द यहाँ से निकला है, यहीं से निकला है। भरत यानी कि भरत मुनि और नाट्य, तो भरतनाट्यम जो शब्द निकला है वो यहीं से निकला है। नाट्यशास्त्र पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें चोल साम्राज्य के, देखिए चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखेंगे तो ग्रामीण व्यवस्था है। ग्रामीण व्यवस्था में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, यानी कि नीचे से चुनकर आने की परंपरा, मुखिया जैसे बोलते थे गांव का, उस हिसाब से अगर देखें तो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य ग्रामीण व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी रहा। राजधानी बाद में इनकी बनी उरैयूर। ग्रामीण व्यवस्था बहुत शानदार थी। इनका साम्राज्य देखें तो साम्राज्य यानी कि राज्य, उसके बाद बटा हुआ था मंडलम, यानी कि उसके बाद राज्य को बांटते थे मंडलम में। मंडलम के बाद कोट्टम या वलनाडु जैसे बोलते थे। वलनाडु के बाद आता था नाडु। नाडु को मतलब आप समझ सकते हैं जिला, और जिला के बाद कुर्रम यानी कि ग्राम। तो यह व्यवस्थाएं आप देखें तो चोल साम्राज्य की रही हैं। तो अगर हम देखें तो मुख्य राजवंश अगर हम देखें जहां से प्रश्न ज्यादा बनता है वो चोल साम्राज्य ही है और संगम साहित्य है। दोनों को हमने स्पष्टता समझ लिया। अभी हमको पढ़ना है क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें तो अंतिम कालखंड चल रहा है, तो हमें राजपूत कालखंड पढ़ना होगा। राजपूत कालखंड पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे मुस्लिम इन्वेडर जितने भी आ रहे हैं उनको हम समझ पाएंगे कि उनका कैसे क्लैश होता है भारत के राजाओं के साथ। तो उसके लिए हम अगली कक्षा में देखेंगे राजपूत कालखंड को। तो मुख्यतः हम शुरुआती राजाओं को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि उन्हीं राजाओं को पढ़ाऊं जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं और जिनका क्लैश डायरेक्टली किससे हुआ, अरबी मुसलमानों से, शुरुआती अरबी मुसलमानों से। तो हम अगली क्लास में देख रहे होंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।